Hello friends, welcome back to the channel and today we are starting with a different chapter. That name is the end of bipolarity. Okay, हमने कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअल में कोल्ड वॉर है क्या, और अब हम बात करते हैं कि एंड कैसे हुआ. ठीक है, बाइपोलर सिस्टम जो चल रहा था वो एंड कैसे हुआ. तो आप सब कोल्ड वॉर का टाइम बताना, टाइम पीरियड क्या है कोल्ड वॉर का, एंड वी स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक. ठीक है, बेसिकली हम बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्लिन वॉल. बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है. द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड. ठीक है, बर्लिन एक वॉल थी जो क्या सिंबलाइज करती थी, जो डिवीजन सिंबलाइज करती थी बिटवीन किसके, बिटवीन दो आइडियोलॉजीज़ के बिटवीन, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. ओके, जो कि बिल्ट हुई थी 1961 में, जो सेपरेट कर रही थी ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से. ठीक है, दिस वॉल वॉज ओवर 150 किलोमीटर. इसकी लेंथ थी वो 150 किलोमीटर थी, जो कि 28 साल तक खड़ी रही 1961 टू टिल 1989. ओके, 1989 में क्या होता है कि इसको ब्रोट डाउन किया जाता है. इट वॉज फाइनली ब्रोट डाउन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989. अब इसके बाद क्या होता है, देखो, अगर बीच में दीवार टूट गई है तो मतलब सब आपस में मिल गए. तो क्या हुआ कि उसके बाद हुआ कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया था. ठीक है, दोनों पार्टीज़ का यूनिफिकेशन हो गया था. एंड बिगिनिंग किसकी हो रही थी, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. बिगिनिंग हो रही थी एंड की, किसकी एंड की, कोल्ड वॉर के एंड की. ठीक है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक. कम्युनिस्ट ब्लॉक यहाँ उसी को रेफर किया है जैसे यूएसएसआर का एंड हो रहा था. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी फर्स्ट पेज पे ही है. देन हम डिस्कस करते हैं कि यूएसएसआर क्या है. ठीक है, हमने वीडियोस में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसकी स्कीम लाइक ये किस चीज़ को फॉलो करता था, क्या यहाँ ज़्यादा चीज़ को प्रिविलेज मिलती थी. ठीक है, तो यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन. रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में. जो रिवॉल्यूशन था वो इंस्पायर्ड था दो आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, सोशलिज्म और इगैलिटेरियनिज्म. तो इसका मतलब होता है इक्वलिटी. ठीक है, इक्वलिटी पे फोकस कर रहे थे कि सब इक्वल हो. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी रिमेन सेंट्रल इन द ओल्ड सोवियत पॉलिटिक्स. जो यूएसएसआर था उसमें मेनली एक ही पार्टी थी, वन पार्टी सिस्टम था, पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट. जो इकोनॉमी थी वो प्लान प्लस कंट्रोल भी स्टेट के द्वारा की जाती थी. ठीक है, और मेनली यूएसएसआर बना था 15 कंट्रीज़ के, लाइक 15 कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व थी. 15 कंट्रीज से वो यूएसएसआर फॉर्म हुआ था, जो कि 15 रिपब्लिक फॉर्म द यूएसएसआर. ओके, एंड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वॉर्सो पैक्ट, हमारी जो मिलिट्री अलाइंस थी यूएसएसआर की, वो वॉर्सो पैक्ट थी. और उसकी कौन सी थी वो कमेंट में बताओ आप कि यूएसए की कौन सी थी. वॉर्सो पैक्ट एक थी जो कि क्या कर रही थी, जो कि जो नाटो के थे उसके अगेंस्ट में थी. ठीक है, ठीक है, मिलिट्री अलायंस थी, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि 1955 में बनी थी. उसके बाद में हम बात करते हैं, एक बार आइडियोलॉजी की वापस बता देती हूँ कि जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी मेनली सोशलिज्म और कम्युनिज्म थी. सोशल सोसाइटी लाइक सबको इक्वल स्टेटस होना चाहिए. ठीक है, और मतलब लाइक प्राइवेट को इतना फोकस नहीं था उनका, पब्लिक वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस था. एंड देवर थिंकिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो गवर्नमेंट हर एक डिसीजन ले इंस्टेड ऑफ पीपल. ठीक है, और यूएसए का था कैपिटलिज्म. वो चाहते थे कि उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करे चीज़ों के अंदर, और लिबरल डेमोक्रेसी. ठीक है, लाइक लोगों को हक को बोलने का, बट यूएसएसआर में ऐसा कुछ था नहीं. अब हम फीचर्स की बात करते हैं अगर सोवियत सिस्टम के, तो पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे. हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव. पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की. सोवियत यूनियन वॉज मोस्ट डेवलप नेक्स्ट टू यूएस. हमें पता है कि यूएस के बाद में यूएसएसआर था उस टाइम पे. ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था. पूरे यूएसएसआर के कॉर्नर्स, एक एक कॉर्नर तक उनका कम्युनिकेशन इजीली था. सबसे ज़्यादा वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, और उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, और सोशल वेलफेयर तो उनका मेन एजेंडा ही था कि सोशलिज्म. ठीक है, अब हम नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कि अथॉरिटेटिव थी और ब्यूरोक्रेटिक थी. लाइक हाँ, लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सब करेगी वो गवर्नमेंट ही करेगी. ठीक है, लाइक लैक ऑफ डेमोक्रेसी बोल सकते हैं. एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं था लोगों के पास में, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम चल रहा था. और मैंने आपको बताया कौन सी पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी. देखो, इसके अंदर 15 कंट्रीज़ थी, बट मेनली को होता है ना कि 15 में से एक ऐसा जना होता है कि हाँ, एक ग्रुप होता है 15 जनों का. ठीक है, क्लास में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो एक 15 का और एक 10 का, और उनमें भी एक लीडर उभर के आता है. ठीक है, वो सब कुछ हैंडल कर रहा होता है. वो यूएसएसआर का एग्जाम्पल समझाइए. यूएसएसआर में वो था रशिया. ओके, उसका डोमिनेंस था, और ये हमेशा से बिहाइंड था, लेग बिहाइंड यूएस से, हमने पढ़ लिया. तभी तो यूएसए एंड यूएसएसआर की टक्कर चल रही थी. और देखो, मेन रीज़न इसका ये था कि ये 1979 में अफगानिस्तान वॉर होता है, उसमें
डिफिट हो जाता है, डिफिट इन द सेंस कि लाइक वॉर कर लेता है, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हो जाता है किसको, यूएसएसआर को। ओके, नेक्स्ट हम देखो हमने पढ़ लिया कि क्या चीज़ें थी, क्या फीचर्स थे यूएसएसआर के, हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ लिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं तो ये था माइकल गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स आए थे। बेसिकली ये इंसान कुछ अच्छा करने के लिए आया था, बट पता नहीं इसके रिफॉर्म्स की वजह से बोलते हैं कि कोल्ड वॉर का एंड हुआ था और डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि इसने क्या किया। ठीक है, ये जनरल सेक्रेटरी था ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन 1985 के अंदर। इसने 2 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, एक तो पेरेस्ट्रोकिया, एक था गैलेस्नोस्ट। ठीक है, गैलेस्नोस्ट था, पेरेस्ट्रोकिया का मतलब था रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, और ग्लेसनोस्ट का मतलब था ओपनिस्ट। देखो इसका बेसिकली क्या एजेंडा था, ये चाहता है कि ठीक है अब तक हुआ जो हुआ, वापस से कंट्री से मिल लो, ओपन कर लो, ट्रेड ओपन कर लो, ओपननेस का और रिस्ट्रक्चर का इसने आइडिया दिया था। ठीक है, इससे लोग काफ़ी तो इंस्पायर भी होते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इसको अपोज भी मिला था कि ऐसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज़ क्या थे। एक तो हमने देखा कि मेनली गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, डिसइंटीग्रेशन के अंदर। हम बात करते हैं बाकी फीचर्स की। ठीक है, मेनली फर्स्ट हो गया गोर्बाचेव सोट टू रिफॉर्म द सिस्टम। ठीक है, अब देखो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो प्रोटेस्ट करी थी अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंड सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट, कि ऐसा थोड़ी होता है कि सोवियत कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट भी हो गए थे कि भाई हो गया तुम्हारा, अब हम इस कंट्री से झेला नहीं जा रहा जो तुम हमारे ऊपर कर रहे हो डोमिनेंस। थर्ड वन इज कम्युनिस्ट रिजाइन्स कोलैप्स वन आफ्टर अनदर, एक खत्म होता है दूसरा कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, ये चल रहा था। रिफॉर्म अपोज बाई कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। फिफ्थ वन इज कूप इनकरेज बाई कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, कूप। ठीक है, कि हाँ इसको हटा दो एज वेल। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं, हटाया नहीं गया था उस टाइम में। ठीक है, पीपल वांटेड टू गेट रिड ऑफ द कोल्ड स्टाइल ऑफ कम्युनिस्ट रूल एंड येल्सिन वॉन्ट अ पॉपुलर इलेक्शन इन रशियन रिपब्लिक उस टाइम में। ठीक है, बोरिस येल्सिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो। ठीक है, 1991 में पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स। अब धीरे धीरे ये जो चेंजेस हुए कि 1991 में येल्सिन एक पॉपुलर इलेक्शन से जीत गया रशियन रिपब्लिक में। ठीक है, तो बोरिस येल्सिन इमर्ज हो गया एज अ नेशनल हीरो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है कि पावर स्टार्ट होती है शिफ्ट होना, किससे, सोवियत यूनियन से वो शिफ्ट होती है किसकी तरफ, रिपब्लिक्स की तरफ। ठीक है, लोग अपना एजेंडा भी रखना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिसंबर 1991 रब जो कंट्रीज थी रशिया, यूक्रेन और बेलारस डिक्लेयर द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। ठीक है, ये डिक्लेयर कर देती है 1991 में। कम्युनिस्ट पार्टी बैंड हो जाती है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी धीरे धीरे अडॉप्ट होने लग जाती है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ CIS बनता है और रशिया सक्सेसर होता है स्टेट का। लाइक अभी हम रशिया देख रहे हैं तो वो कहाँ, वो इसका कुछ हिस्ट्री रही है, तो इसकी हिस्ट्री ये थी कि यूएसएसआर के बाद में मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक रशिया कंट्री थी जो कि डोमिनेट कर रही थी, तो उसकी वजह से रशिया सक्सेसर हो गया था स्टेट का। ओके, रशिया एज ए सक्सेसर स्टेट कैसे हुआ, क्योंकि इसने UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसने क्या किया, अपनी सीट को इनहेरिटेड कर लिया, इसने सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट था और ये चाहता था कि आर्म डिसआर्मामेंट मेजर विद द USA, बोलता था कि ठीक है भाई इतने दिन लड़ाई होगी अब नहीं करना है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था। ठीक है, और क्या रीज़न थे, हमने थोड़े बहुत वो रीज़न देखे। अब हम वापस एक बार देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। ठीक है, मेन कॉजेज़ क्या थे, हमने देखा कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स हुए थे और 1991 में येल्सिन एक हीरो इमर्ज हो गया है। ठीक है, बट हम अब मेन कॉजेज़ देखते हैं। देखो पहला था इंटरनल वीकनेस। देखो अगर कंट्री के अंदर ही यूनिटी नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो कंट्री अपने आप पे एक दिन टूट जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल वीकनेस था, इकोनॉमिक स्टेगनेंट नहीं थी, इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही थी, पीपल बिगन टू क्वेश्चन द सिस्टम। देखो अगर कंट्री के अंदर अभी हम अगर रिलेट कर सकते हैं तो नेपाल वाला इशू ले ही सकते हैं। ठीक है, अगर लाइक अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल नहीं है तो बाकी तो क्या ही बोलना। ठीक है, पीपल बिगन टू क्वेश्चन द सिस्टम, रिसोर्सेज यूज टू मेंटेन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। मेनली तो हर चीज़ का ना USSR को दिक्कत ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा था लोगों पे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट द एडवांसमेंट इन द US, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टेगनेंसी भी नहीं थी। ठीक है, और मेन इज एलिनेशन अमंग पीपल। देखो पीपल भी अलग अलग, देखो USSR में 15 कंट्रीज थी, सबका अलग अलग आइडिया इन द सेंस कि आइडियोलॉजी एक ही थी तभी जाके कंट्रीज बनी है, बट आइडिया इन द सेंस अलग अलग कल्चर, अलग अलग थिंकिंग। ठीक है, तो फिर बैठ नहीं पाया उनका और उन्होंने क्या किया था, मैंने बताया था कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो स्टार्ट होने लग गई थी कि हमें सेपरेट कंट्री बना दो है इसमें। तो प्रिविलेज ऑफ पार्टी ब्यूरोक्रेट्स, और मेनली हमने देखा था कि मेन कोज क्या था, गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स और राइस ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ये तो इमीडिएट कोज था, कौन सा, राइस ऑफ नेशनलिज्म। ओके, अब देखो
इनमें मैंने बताया, तो इसमें आधे तो हाँ, एक एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है लाइक इकोनॉमिक कॉजेज और पॉलिटिकल रीजंस, लाइक इकोनॉमिक रीजन और पॉलिटिकल रीजंस के बारे में। तो इकोनॉमिक स्टेगनेशन मेन रीज़न था कि स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी इकोनॉमी में, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करने लगी थी। अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि ह्यूज डिफेंस में एक्सपेंडिचर हो रहा था, ठीक है, मिलिट्री में ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था। और सैटेलाइट स्टेट का मतलब ये यहाँ है कि सैटेलाइट स्टेट वो होते हैं जैसे अपनी कंट्री के तो नहीं है बट अपनी जो आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस उन पे है, ठीक है, तो वो सैटेलाइट जो स्टेट्स थे उन पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, टेक्नोलॉजी यूएसए के कंपैरिजन में बहुत कम थी। और मेनली हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अफगानिस्तान वॉर हुआ था 1979 में, ठीक है, तो उसकी ठीक है, तो अफगानिस्तान वॉर हो गया था 97 में। अब पॉलिटिकल रीजन की बात करते हैं तो देखो, ना तो इकोनॉमिक स्टेगनेशन थी ना ही पॉलिटिकल थी, ठीक है, लेक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लोगों के पास डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, ना लोग कुछ बोल पाते थे, सब कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग होता था। और कम्युनिस्ट पार्टी ने बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया कि वो ना तो अकाउंटेबल थी, ठीक है, देखो एक गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि वो अकाउंटेबल भी हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी सवाल है उसका उसके पास रीज़न, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तो सबसे मेन, अगर करप्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है तो कैसे ही कोई कंट्री वर्कआउट करेगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और वेलफेयर स्कीम्स का डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स होते जा रहे थे, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस थे। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि एक्चुअल में यूएसएसआर क्या था, किस चीज़ों को वो फॉलो करता था, क्या आइडियोलॉजीज थी, कहाँ वो ज़्यादा फोकस करता था, कितनी उसके अंदर पार्टीज थी, मेनली एक ही पार्टी थी, वन पार्टी सिस्टम आज चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी। हमने ये देखा कि गोरबेचोव के रिफॉर्म्स क्या थे, ठीक है, और उसके वो 2 रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कॉजेज़ क्या थे। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मेनली हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, ठीक है, और शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।